देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीएससी 101, ठीक है। बीपीएससी 101 लोक प्रशासन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य देखेंगे। अगर मैं बात करूं तो इसका भाई मैंने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर पढ़ा रखा है। आप लोग जाकर के उसका वीडियो जरूर देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, एक ही वीडियो में पूरी बुक खत्म बीपीएससी 101। तो ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो वीडियो है ना, ये वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, 1 साल पहले का वीडियो भाई मेरे, इसको देख लेना। इसमें मैंने आपको 4 चैप्टर करा रखे हैं। चौथे के बाद अब आगे हम लोग यहाँ पर बाकी जो बचे हुए चैप्टर उनको हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए भाई मेरे, इस क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिएगा 5वां जो हमारा चैप्टर क्या रहेगा भाई मेरे, मानव संबंध दृष्टिकोण है कि भाई लोक प्रशासन के अनुसार हमको क्या देखना है, मानव संबंध दृष्टिकोण क्या। तो देखिएगा भाई मेरे, प्रशासन शास्त्र में यानी लोक प्रशासन में अगर मैं बात करूं तो एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जिसे विशेष रूप से लोक प्रशासन के अध्ययन में महत्व दिया जाता है। जो लोक प्रशासन में मानव संबंध दृष्टिकोण है, यह हम लोगों को प्रशासनिक दक्षता, प्रशासन मतलब समझते हो मेरे, जो हमारा सरकार है, जो पुलिस है, नगर निगम है, नगर पालिका है, जो जिला लेवल पर होता है, जो ब्लॉक लेवल पर होता है, इसी को भाई मेरे हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, प्रशासन बोलते हैं, ठीक है। तो मानव संबंध जो दृष्टिकोण है ये हमें बताता है कि भाई मेरे प्रशासन के साथ मानव का क्या संबंध है, ठीक है। मानव संबंध जो दृष्टिकोण है, मानव संबंध दृष्टिकोण का विकास 1920 में हुआ है। क्या भाई मेरे, जो मानव संबंध दृष्टिकोण है लोक प्रशासन में 1920 के आसपास आया है। जब यह देखा गया कि प्रशासन में केवल तकनीकी दक्षता और कठोर नियमों से काम नहीं चलता। भैया अगर जो शासन प्रशासन है, अगर हमारा शासन प्रशासन भैया बहुत कठोर है, बहुत कड़ा नियम है, बहुत कड़ा शासन है भाई मेरे, उससे नहीं चलता है। अरे भाई इससे नहीं होता कि तुमने बहुत कड़े नियम कानून बना दिए हैं तो लोग उसको मानेंगे। अरे भाई तब भी चीजें होती रहती हैं। जब तक प्रशासन लोगों के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक भैया काम चलने वाला नहीं है। अब जैसे मान लो कि समाज में हिंसा हो रही है, समाज में मारपीट हो रही है, दंगे हो रहे हैं, तो भाई हर समस्या का समाधान ये नहीं है कि आपने कड़े नियम बना दिए हैं, कड़े कानून बना दिए हैं, आपने भाई मेरे फांसी का कानून बना दिया कि अगर फलाना कोई काम करेगा फांसी पर चढ़ा देंगे। अरे इससे तो भाई अपराध कम नहीं हो जाएगा ना। तो जब तक प्रशासन का मानव के साथ बेहतर संबंध नहीं रहेगा, ठीक है भाई, पुलिस हो, रेलवे हो, हमारी सरकार हो, या हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग हों, जिला प्रशासन हो, चाहे हमारा ब्लॉक लेवल का प्रशासन हो, इनका जब मानव के साथ, आम जनता के साथ जब इनका रिलेशन अच्छा होगा तभी भाई समाज में बेहतर हो सकता है। कड़े नियमों को और कड़े कानूनों को बना देने से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि कर्मचारियों की मानसिक स्थिति, सामाजिक संबंध और कार्य पर्यावरण में उतने ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं मानव संबंध दृष्टिकोण क्या है, भैया अगर मानव संबंध दृष्टिकोण को बात करोगे, ये दृष्टिकोण किसने दिया है, एल्टन मोयो ने दिया है। क्या नाम इसका, एल्टन मोयो नाम है। इन्होंने यह सिद्ध किया कि कार्यस्थल का जो वातावरण है भाई मेरे, जो लोग प्रशासन में काम कर रहे हैं, जिला प्रशासन हो, शहरी प्रशासन हो, वो हमारा ब्लॉक लेवल का प्रशासन हो, भाई मेरे जो लोग प्रशासन में काम कर रहे हैं उनका जो कार्यस्थल यानी जो उनका जो वर्क प्लेस है वहां का वातावरण बढ़िया होना चाहिए। ये एल्टन मोयो बोलता है। इसका नाम क्या है, एल्टन मोयो। इसमें खाली मोयो लिख रखा है, तो इसका पूरा नाम है एल्टन मोयो। ये समूह संबंध और नेतृत्व कर्मचारी की उत्पादकता का अवसर में डालते हैं। यानी मोयो कहता है कि भाई मेरे जो शासन प्रशासन में जो हमारा प्रशासन है, प्रशासन में जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो कार्यस्थल है, वो लोग जहां पर काम कर रहे हैं भाई मेरे, वहां का वातावरण अच्छा होना चाहिए। और जो हमारा कर्मचारी है, शासन प्रशासन में जो कर्मचारी है, उनका नागरिकों के साथ, आम जनता के साथ भाई मेरे अच्छा रिलेशन होना चाहिए। ये कहा जाता है। क्या कर रहे हैं कि भाई इन लोगों का, जो लोग शासन प्रशासन में काम कर रहे हैं उनका जो संबंध है आम जनता से है। तो आम जनता के साथ कह सकते हैं, जो लोग शासन प्रशासन में जो अधिकारी गण काम कर रहे हैं
वो जो हमारे अधिकारी हैं या जो तमाम हमारे अधिकारी गण हैं, ठीक है, अधिकारी गणों की अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर के बात कर रहा है। मोयो कहता है कर्मचारियों को जब मानव रूप में देखा जाता है तो उनकी उत्पादकता बढ़ती है। भाई कह रहे कि प्रशासन में आप लोग जो हमारे कर्मचारी ना उसको मानव की नज़र से देखिए, तब हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। ये कहता है केवल वेतन ही नहीं बल्कि मानसिक संतुलन, सामूहिक भावना का भी सम्मान करना जरूरी है। भाई शासन प्रशासन में जो लोग कर्मचारी है ना, उनको ही नहीं, उनको आप तो सैलरी दे देते हो, वेतन तो दे देते हो, खाली सैलरी वेतन से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि उन लोगों का मानसिक संतुलन अच्छा होना चाहिए, उन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उन लोगों की मानसिक भावना का भी हमको भैया सम्मान करना है। जो लोग शासन प्रशासन में काम करते हैं, ये नहीं कि आपने सैलरी दे दी, आपने वेतन दे दिया तो काम चल जाएगा। अरे भाई उनका कम से कम सम्मान करो, उनके मानसिक संतुलन की बात करो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, इनका भी ध्यान में रखना क्या जरूरी है। ये बात ये कह रहा है, समझ लो। ये इस दृष्टिकोण में इन्होंने क्या कही है, अपनी बातों को बताया कि भाई मानव संबंध दृष्टिकोण को बताता है। ये दृष्टिकोण यह कहता है कि भाई शासन व जो हमारा लोक प्रशासन है, जो हमारा प्रशासन है, उसका मानव के साथ अच्छा संबंध और बेहतर रिलेशन की क्या करता है, ये बात करता है, उसके साथ हमारा बेहतर रिलेशन हो, ठीक है। जो हमारा शासन प्रशासन है उसके साथ जो आम जनता है उसका अच्छा संबंध की ये बात करता है। कार्यस्थल जो है भाई, जो शासन प्रशासन में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके मानसिक संतुलन का या उनके वर्क बिहेवियर का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जो लोक प्रशासन में मानव संबंध दृष्टिकोण है, ये कर्मचारियों की भावना और मनोबल को समझने में मदद करता है। भाई शासन प्रशासन में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी भावना को भी भाई मेरे समझना बहुत जरूरी है, उनकी फीलिंग को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उनके मनोबल को समझना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और मानव संबंध दृष्टिकोण जो है ये प्रेरणा, प्रोत्साहन और नेतृत्व में कुशलता लाता है। भाई शासन प्रशासन में यानी प्रशासन में जो कर्मचारी हैं उनकी कार्य कुशलता में, उनके नेतृत्व में और उनके प्रोत्साहन में मानव संबंध जो दृष्टिकोण है उनमें बदलाव में लाने में क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण कभी कभी प्रशासन की वास्तविक कमियों को नज़रअंदाज कर देता है। ये कमी है भाई, मानव संबंध दृष्टिकोण कभी कभी प्रशासन में जो कमियां हैं उनको नज़रअंदाज कर देता है। मानव संबंध जो दृष्टिकोण है ये भावनात्मक पहलुओं पर ज़्यादा जोर देता है। जो मानव संबंध दृष्टिकोण है, कर्मचारी जो है प्रशासन में उसके भावनात्मक पहलुओं पर ज़्यादा जोर देता है। ये स्ट्रक्चर यानी रचनात्मक सुधार को पर्याप्त नहीं मानता, यानी कहता है कि भैया कर्मचारी को वेतन देने से, अच्छी सैलरी देने से इससे काम बात बनने वाली नहीं है। और मानव संबंध दृष्टिकोण कहता है कि भाई अगर तुमने कड़े कड़े कानून बना दिए हैं, कड़े कड़े नियम बना दिए हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। जब तक आम जनता की भावनाओं को समझा नहीं जाएगा, जब तक हमारा जो कर्मचारी है, जो प्रशासनिक कर्मचारी है, जो शासन प्रशासन में जो वर्कर है, उनकी भावनाओं को भी समझना है। ये नहीं कि तुमने सैलरी दे दी है तो काम चलता बनो, सैलरी से काम नहीं चलेगा भैया। कर्मचारी जो काम कर रहा है वहाँ का वातावरण अच्छा होना चाहिए, कर्मचारी की भावना का सम्मान करो, कर्मचारी के स्वास्थ्य का, कर्मचारी के मानसिक संतुलन का ध्यान रखना है। वो चाहे पुलिस विभाग का प्रशासन हो, चाहे रेलवे का प्रशासन हो, चाहे नगर निगम का प्रशासन हो, चाहे भैया हमारा जिला प्रशासन हो, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको सिर्फ वेतन देकर के काम नहीं चलाना है, उनकी भावनाओं का भी क्या करना है, सम्मान करना है। मानव संबंध जो दृष्टिकोण है केवल एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखता है। यह दृष्टिकोण लोकतंत्र और प्रशासन को बहुत ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए लगा हुआ है। यानी हम शासन प्रशासन को कैसे उपयोगी बना सकते हैं, ये दृष्टिकोण भाई मेरे मानव संबंध दृष्टिकोण इसी प्रकार की क्या करता भाई मेरे बात करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 6 क्या रहेगा, निर्णय निर्माण दृष्टिकोण क्या है। निर्णय निर्माण अगर हम दृष्टिकोण की बात करें, देखिएगा लोक प्रशासन में जो निर्णय निर्माण दृष्टिकोण है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो कि 20वीं शताब्दी के मध्य में आया था। ठीक है, जो निर्णय निर्माण दृष्टिकोण है यह प्रशासनिक प्रक्रिया को
केवल आदेशों और नियमों तक ही सीमित नहीं रखना चाहता कि भाई जो हमारा प्रशासन है उसको केवल आदेशों और नियमों तक ही सीमित मत रखिए, बल्कि यह लगातार निर्णय लेने की प्रक्रिया है। जो हमारा शासन प्रशासन होता है वह केवल आदेशों और नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि जो निर्णय है वो लगातार लिए जाने चाहिए। ठीक है, यानी हमें अपने शासन प्रशासन को सिर्फ निर्णय और निर्देशों तक ही सीमित नहीं करना चाहिए कि जो शासन प्रशासन है वो नियम कानूनों का पालन करवाता है, नियम कानूनों को लागू करवाता है, बल्कि शासन प्रशासन को निर्णय लेने की लगातार प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। वो है निर्णय निर्माण दृष्टिकोण। ठीक है, निर्णय निर्माण जो दृष्टिकोण है इसका मुख्य विचार किसने दिया था? इसका भैया मुख्य विचार हर्बर्ट साइमन ने दिया है। हर्बर्ट साइमन को निर्णय निर्माण सिद्धांत का जनक माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा कि प्रशासन वास्तव में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है। क्या भाई मेरे? निर्णय निर्माण में कह सकते, निर्णय निर्माण में ये जो साइमन है, निर्णय निर्माण में साइमन ने कहा भाई मेरे जो प्रशासन है वो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है। प्रशासन के जो लोग होते हैं वो सिर्फ कानूनों को लागू नहीं करवाते हैं, बल्कि निर्णय यानी कोई भी डिसीजन का निर्माण करते हैं। निर्णयों को यानी जो शासन प्रशासन होता है वो सिर्फ नियमों और कानूनों को लागू नहीं करवाता है, बल्कि हमारा जो शासन प्रशासन है वो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में हमेशा रहता है। साइमन क्या कहता है? साइमन का मानना है कि व्यक्ति निर्णय लेते समय पूरी तरह से तर्कशील नहीं होता है। भैया साइमन का कहना निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में कि भाई मेरे जो व्यक्ति अगर कोई निर्णय लेता है तो पूरी तरीके से वो तर्कशील नहीं होता है, क्योंकि उसे सभी विकल्पों की जानकारी, यानी जो आम आदमी जब कोई डिसीजन लेता है तो सही निर्णय नहीं लेता, क्योंकि उसको सभी चीजों की जानकारी नहीं है। व्यक्ति के पास समय और संसाधन सीमित हैं। व्यक्ति भावना अनुभव के आधार पर कोई भी निर्णय ले लेता है। व्यक्ति के द्वारा जो निर्णय है वो ठीक नहीं है, असंतोष निर्णय है, ना कि आदर्श निर्णय है। इसलिए कह सकते जो शासन प्रशासन यानी जो हमारा प्रशासन होता है वह जो निर्णय लेता है, वह जो डिसीजन लेता है वो अच्छा डिसीजन होता है और वो बेहतर डिसीजन होता है कहा जाता है। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया क्या है? समस्या की पहचान करना। भैया निर्णय निर्माण बताता है कि भाई मेरे हमारा जो प्रशासन है, प्रशासन में क्या समस्या है, प्रशासन में समस्याओं को बताता है, सूचना को एकत्रित करना बताता है। निर्णय निर्माण बताता है कि प्रशासन में हमें जो जानकारियां हैं, जो सूचनाएं हैं, इनको हमें इकट्ठा करना चाहिए। निर्णय निर्माण जो है विकल्पों का विश्लेषण करता है, यानी कौन कौन से विकल्प है उनका विश्लेषण करता है। निर्णय निर्माण हमेशा श्रेष्ठ विकल्प की बात करता है। निर्णय निर्माण जो है जो भी डिसीजन लिए गए, जो भी फैसले लिए गए हैं उनका मूल्यांकन भी करता है कि भाई कौन सा डिसीजन अच्छा है। अगर मैं निर्णय निर्माण प्रक्रिया की बात करूं तो निर्णय निर्माण बताता कि नीतियों का निर्माण कैसे करना है। प्रशासन में अगर हमें कोई निर्णय लेना है, अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो उस निर्णय को या उस डिसीजन को कैसे बनाया जाए, उस निर्णय का कैसे बनाना है, उस निर्णय को कैसे लागू करवाना है। किसी भी निर्णय की योजना बनाना और उसका क्रियान्वयन करना निर्णय निर्माण बताता है। निर्णय निर्माण बताता है कि प्रशासन में जो भी निर्णय लिया जा रहा हो वो जनता की भलाई के लिए लिया जाना चाहिए, जनहित में लिया जाना चाहिए। निर्णय निर्माण बताता कि शासन प्रशासन में जो भी निर्णय लिया जा रहा है उसमें भैया पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी जवाबदेही के साथ कोई भी निर्णय शासन प्रशासन में लेना चाहिए। निर्णय निर्माण बताता है, निर्णय निर्माण प्रशासनिक प्रक्रिया को गतिशील बनाता है। भैया निर्णय निर्माण के जरिए जो हमारा शासन प्रशासन है वो हमारा चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहता है, हमेशा गतिशील रहता है। निर्णय निर्माण क्या करता है? शासन प्रशासन में उत्पादकता और कुशलता को बढ़ाता है। निर्णय निर्माण जो है वो दृष्टिकोण प्रशासनिक प्रणाली को मानव व्यवहार पर आधारित रखता। भाई मेरे जो निर्णय निर्माण है, निर्णय निर्माण कह सकते हो कि एक प्रकार से भाई मेरे जो शासन प्रशासन में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उस निर्णय को बताता है। कहता कि जो हमारा प्रशासन है वो सिर्फ निर्णयों को लागू नहीं करवाता है, निर्णय को मानता नहीं है, बल्कि जो शासन प्रशासन है वो निर्णयों को यानी नीतियों को बनाने में मददगार भी होता है। और जो शासन प्रशासन है
उसके द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं और उसी के द्वारा नीतियां लागू करवाई जाती हैं। यानी प्रशासन मीन्स जैसे हमारा भाई मेरे जिले का प्रशासन है, गांव का प्रशासन है, शहर का प्रशासन है, राज्य का प्रशासन है, वो शासन प्रशासन है ना। तो जो प्रशासनिक लोग हैं वो सिर्फ निर्णयों को लागू नहीं करवाते हैं, आदेशों को लागू नहीं करवाते हैं, बल्कि निर्णय बनाने की प्रक्रिया में जो है वो प्रशासनिक लोग भाग लेते हैं। और प्रशासन हमेशा निर्णय जो है सोच समझ के लेता है। भाई कोई व्यक्ति अगर निर्णय ले रहा है, हो सकता किसी व्यक्ति का निर्णय या डिसीजन गलत हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति को जानकारी नहीं है, व्यक्ति के पास संसाधन सीमित हैं। लेकिन जो शासन प्रशासन कोई निर्णय लेता है वह बेहतरीन निर्णय होता है और वह जनता की भलाई के लिए निर्णय लिए जाते हैं, या शासन प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए कोई भी निर्णय लिया जाता है। यही है भाई निर्णय निर्माण दृष्टिकोण, काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे चैप्टर नंबर 7 क्या रहेगा, प्रणाली और सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसमें हम प्रणाली दृष्टिकोण की बात करेंगे, बर्नार्ड के विचार। तो प्रणाली दृष्टिकोण पहले समझते हैं, फिर बर्नार्ड की बात करेंगे। देखो प्रणाली दृष्टिकोण क्या है, प्रशासन को समझने के लिए कई सारे दृष्टिकोण हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है प्रणाली दृष्टिकोण, यानी इसे बोलते हैं सिस्टम अप्रोच। एक आधुनिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण है। प्रणाली दृष्टिकोण जो है एक जीवंत और गतिशील प्रणाली की बात करता है, यानी जो प्रणाली जो सिस्टम होना चाहिए ना, ऐसा सिस्टम बनाओ भैया जो हमेशा एक्टिव रहे। ठीक है, जो अपने वातावरण में निरंतर इनपुट प्राप्त करता हो। यानी हम लोगों का ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, हम लोगों को ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए जो लगातार क्या करती रहे, इनपुट प्राप्त करती रहे कि उसमें क्या बदलाव करना, क्या चेंज करना है। अगर मैं प्रणाली दृष्टिकोण की बात करूं तो प्रणाली भैया दृष्टिकोण को अगर आप देखोगे तो इसका मुख्य विचार ईस्टर्न ने दिया था, डेविड ईस्टर्न ने प्रणाली दृष्टिकोण को राजनीतिक प्रणाली को समझने के लिए विकसित किया है। बाद में यह प्रणाली जो दृष्टिकोण है लोक प्रशासन में आया। पहले जो प्रणाली दृष्टिकोण था कहां पर था भाई मेरे, ये पॉलिटिकल साइंस में आता था। बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रणाली दृष्टिकोण आने लग गया। प्रणाली दृष्टिकोण क्या कहता है, ये भैया इनपुट की बात करता है। प्रणाली का मतलब ये बता रहा है कि भाई कोई भी सिस्टम अगर बनाओ, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम में इस प्रकार से बनाइए उसको कि लगातार वो सिस्टम सही है गलत है, लगातार उसके बारे में जानकारी मिलती रहे। इसको बोलते भाई मेरे इनपुट। हमें ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए, हमें ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए जो लगातार चलते रहें और उन नियमों और कानूनों में क्या गलतियां हैं, क्या खराबियां हैं, उनके बारे में जानकारी भी मिलती रहे। जो प्रणाली दृष्टिकोण है ये कहता कि जो प्रणाली है वो लगातार चलती रहनी चाहिए। यानी प्रणाली दृष्टिकोण कहता कि हमें ऐसे नीतियां बनानी है, हमें ऐसी योजनाएं बनानी है जो लगातार गतिशील रहें, लगातार चलती रहें, इसकी बात करता है। जो प्रणाली दृष्टिकोण है कहता कि भैया हमको आउटपुट मिलती रहे, हम लोगों को ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए जिससे हमें सेवाएं, योजनाएं, निर्णय, डिसीजन, इन सब के बारे में जनता की जानकारी मिलती रहे। यानी हमें बेहतर प्रणाली बनानी है, ऐसी प्रणाली, ऐसे नियम कानून बनाए जिससे हमें पता चलता रहे इसमें क्या कमियां हैं, क्या खराबियां हैं, जो लगातार चलती रहे। और साथ में ऐसे सिस्टम, ऐसा प्रणाली होनी चाहिए, ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें जनता अपनी प्रतिक्रिया देती रहे कि भैया सिस्टम अच्छा है, सिस्टम खराब है, इसमें कमी है, इसमें बदलाव कीजिए। ये प्रणाली दृष्टिकोण है। प्रणाली जो दृष्टिकोण एक बताता कि भैया हमें ऐसे सिस्टम बनाना है जिससे हमारे पर्यावरण को, हमारे समाज को और हमारी संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित कर सके। जो प्रणाली दृष्टिकोण है, अगर मैं प्रणाली दृष्टिकोण की बात करूं तो यह लोक प्रशासन की संपूर्ण प्रणाली की बात करता है। लोक प्रशासन में जनता से जुड़ी एक अच्छी प्रणाली हमको बनानी चाहिए। प्रणाली जो दृष्टिकोण है ये पर्यावरण को प्रभावित शामिल करता है। कहता कि हमें ऐसा प्रणाली बनानी चाहिए, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, लचीली प्रणाली बनाओ जिसमें परिवर्तन किए जा सके। ऐसे नियम कानून बनाए भैया जिसमें परिवर्तन हो, और ऐसे नियम कानून बनाओ जिसमें जनता की प्रतिक्रिया समय समय से मिलती रहे और जनता की प्रतिक्रियाओं के अनुसार से उस प्रणाली या उस सिस्टम में लगातार हम बदलाव करते रहें। ये क्या है भाई मेरे, प्रणाली दृष्टिकोण इस बात को कहता है। अब प्रणाली दृष्टिकोण में अगर मैं बात करूं तो इसमें थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो आपका है बर्नार्ड,
अगर मैं प्रणाली दृष्टिकोण में अगर मैं बर्नार्ड की बात करूं तो बर्नार्ड कहता कि भैया संगठन एक सामाजिक प्रणाली है। जैसे बर्नार्ड ने बोला कि भाई जो संगठन होते ना वो एक सामाजिक प्रणाली है। बर्नार्ड के अनुसार संगठन व्यक्तियों का एक सहयोगी तंत्र होता है जो एक साझा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए काम करता है। तो बर्नार्ड कहता भाई मेरे जो संगठन होते ना, संगठन में जितने लोग होते हैं उनके सबके उद्देश्य बराबर होते हैं और हर संगठन क्या करता है, मिलजुल करके किसी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करता है। बर्नार्ड कहता कि संचार की केंद्रीय भूमिका होती है। बर्नार्ड का मानना है कि एक अच्छा सिस्टम, ये कुशल प्रशासन में निरंतर और प्रभावी संचार जरूरी है। भाई जो हमारा सिस्टम है उसमें लगातार बातचीत होनी चाहिए, यानी कम्युनिकेशन लगातार होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बर्नार्ड कहता कि हमारे शासन प्रशासन में कर्मचारियों के बीच में सहयोग बहुत जरूरी है। अगर सहयोग नहीं होगा तो भाई मेरी हमारी प्रणाली फेल कर जाएगी। तो बर्नार्ड कहता कि हमारी जो प्रणाली है उसमें जो हमारे कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, जो काम कर रहे लोग, उनके बीच में हमेशा सहयोग की भावना होनी चाहिए। अगर उनके बीच में सहयोग नहीं तो भैया प्रणाली चलेगी नहीं। बर्नार्ड कहता कि स्वीकृति सिद्धांत देता है। बर्नार्ड कहता कि आदेश तभी प्रभावी होता है जब उसे स्वीकार कर लेता है, यानी सत्ता ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर चलती है। कहते कि भाई मेरे बर्नार्ड कहता है कि ना कोई भी सिस्टम है ना ऊपर से नीचे नहीं चलता है बल्कि नीचे से ऊपर चलता है। ऊपर से अगर कोई आदेश हो रहा है, नीचे के लोग अगर मान रहे हैं तभी वह सिस्टम अच्छा चलेगा। भाई ऊपर के लोग, ऊपर के अधिकारियों ने कोई आदेश दे दिया, नीचे के लोग मान ही नहीं रहे हैं तो प्रणाली या वो सिस्टम काम नहीं करेगा। सिस्टम वही अच्छा होता कि जिसे नीचे से ऊपर की ओर चलाया जा रहा है। पर हमें ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए कि नीचे के लोग अगर माने तभी कोई प्रणाली बेहतर चल सकती है। ये भैया बर्नार्ड का मानना है। बर्नार्ड इनपुट की बात करता है। बर्नार्ड कहता कि प्रणाली में कर्मचारी, उद्देश्य, निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है। बर्नार्ड जो प्रक्रिया की बात करता है, कहता किसी भी प्रणाली में जो संचार है, जो सहयोग है, जो आदेश है बहुत महत्वपूर्ण है। बर्नार्ड कहता कि प्रणाली में आउटपुट यानी लक्ष्य प्राप्ति, सेवा, निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नार्ड ने कहा है कि प्रणाली सिस्टम में जो प्रतिक्रिया यानी जो फीडबैक है, कर्मचारियों और जनता की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्रणाली में, किसी भी शासन प्रशासन में कर्मचारी और जनता के बीच जो प्रक्रिया है, जो प्रतिक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यही भाई मेरे है प्रणाली दृष्टिकोण। और मुझे लगता कि प्रणाली दृष्टिकोण जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो जो मैं बता रहा हूँ यही आपको एग्जाम में भी लिख करके आना है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर क्या रहेगा भाई मेरे, लोक नीति दृष्टिकोण। देखिएगा अगर मैं लोक प्रशासन को अगर आप देखोगे तो लोक प्रशासन में एक नया एक दृष्टिकोण है जिसको बोलते हैं लोक नीति दृष्टिकोण। लोक नीति जो दृष्टिकोण है एक केवल नियमों का पालन करने वाली, यानी लोक प्रशासन केवल नियमों को पालन करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि जो लोक प्रशासन होता ना ये नीति निर्माण करता है और नीतियों को लागू भी करवाता है। ये मानता है कि भाई मेरे लोक प्रशासन जो है सिर्फ नीतियों को लागू नहीं करवाता है बल्कि नीतियों को बनाने में भी लोक प्रशासन की एक बड़ी भूमिका है, ऐसा मानता है। लोक नीति दृष्टिकोण लोक प्रशासन की नीतियों को बनाने में, उसको लागू करवाने में और उसको जांचने में हमारी मदद करता है। लोक नीति क्या है? सरकार के द्वारा जो भी काम किया जाता है, जो जनता की समस्याओं का समाधान करता है, जो जनता को सुविधाएं देता है, जो जनता के विकास के लिए बनाई जाती है, इसी को बोलते भैया लोक नीति। लोक नीति का मतलब होता है कि सरकार जनता की भलाई के लिए जो काम करती है, जो योजनाएं बनाती हैं जिससे जनता का विकास होता है, उसको बोलते भाई मेरे हम लोक नीति। और लोक नीति दृष्टिकोण कहता है कि प्रशासन के लोग सिर्फ नियमों और कानूनों को और योजनाओं को लागू नहीं करवाते हैं, बल्कि जो लोक प्रशासन है ये नीतियों को बनाने में, योजनाओं को बनाने में इनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रोफेसर थॉमस डाई ने कहा जो कुछ सरकार करना या ना करना चुनती है वही लोक प्रशासन की नीति है। लोक प्रशासन में नीति दृष्टिकोण क्या है? लोक प्रशासन में नीति दृष्टिकोण बताता है कि प्रशासन की जो नीतियां हैं, प्रशासन नीतियों को बनाने में मदद करता है, प्रशासन नीतियों का विश्लेषण करने में मदद करता है।
जो लोक प्रशासन है उन नीतियों को जमीन पर लागू करने में मदद करता है। लोक प्रशासन जो है सरकार के द्वारा बनाई गई जो नीतियां, जो नियम हैं, उनको जमीन पर लागू करता है। प्रशासन का मूल काम यही है। जो लोक प्रशासन है यह भी देखता है कि नीति से लाभ मिल रहा है या नहीं। लोक प्रशासन केवल नीतियों को लागू नहीं करवाता है, बल्कि यह भी जांच करता है कि जो सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां हैं उनसे जनता का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है। लोक नीति दृष्टिकोण यानी आम जनता की भलाई के लिए जो नीतियां बनाई जाती है, जो नियम बनाए जाते हैं, उसको केवल सरकार नहीं बनाती हैं या पॉलिटिकल साइंस के लोग नहीं बनाते हैं, बल्कि लोक प्रशासन के लोग भी जनता की भलाई के लिए नीतियों को बनाते हैं। लोक नीति दृष्टिकोण हमको बताता है कि प्रशासन में जो राजनेता हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो मीडिया है, नागरिक समाज है, सबकी लोक नीतियों को बनाने में भूमिका है। लोक नीतियों को सिर्फ नेता नहीं बनाते हैं, बल्कि लोक नीतियों को बनाने में हमारा प्रशासन, विशेषज्ञ, मीडिया और राजनीतिक समाज की भी भूमिका होती है। लोक नीति दृष्टिकोण हमको बताता है कि जो लोक नीति है इसका फोकस प्रक्रिया पर नहीं बल्कि रिजल्ट पर होता है। लोक प्रशासन लोक नीति दृष्टिकोण में सिर्फ जनता की भलाई वाली नीतियों को लागू नहीं करवाता है, बल्कि सरकार ने जनता की भलाई के लिए जो नीतियां बनवा रखी हैं उन नीतियों से जनता की भलाई हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात का भी ख्याल रखता है या इस बात की भी जांच करता है। यही है भाई मेरे हमारा लोक नीति दृष्टिकोण। और लोक नीति जो दृष्टिकोण है बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में पूछा जरूर जा सकता है। अगर आएगा एग्जाम में तो आपको जो मैं बता रहा हूँ यही लिख करके भी आना है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 9 क्या रहेगा, नीति विज्ञान दृष्टिकोण। अब हम लोग देखेंगे भाई नीति विज्ञान दृष्टिकोण क्या। देखिएगा नीति विज्ञान दृष्टिकोण जो है लोक प्रशासन में अगर आप देखोगे तो यह आधुनिक वैज्ञानिक और समस्या समाधान केंद्रित दृष्टिकोण है। जो नीति विज्ञान दृष्टिकोण है ये शासन प्रशासन को वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयास करता है और प्रशासन को वैज्ञानिक तरीके से प्रशासन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान करता है। भाई नीति विज्ञान दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण प्रशासन को नीति निर्माण, विश्लेषण और समस्या समाधान के रूप में देखता है। ठीक है, समझ रहे हैं? ये जो हमारा क्या है भाई मेरे नीति विज्ञान जो दृष्टिकोण है, यानी जो नीति विज्ञान की अगर आप दृष्टिकोण की बात करेंगे तो दृष्टिकोण अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो यह इसमें बताया था भाई मेरे, इसने बताया है कि नीति निर्माण को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है। नीति विज्ञान दृष्टिकोण बताता कि जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे नियम कानून है, उनमें एक वैज्ञानिक अनुशासन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये नीति विज्ञान दृष्टिकोण कहता है। नीति विज्ञान दृष्टिकोण की अगर बात करूं तो नीति प्रक्रिया में ज्ञान और नीति के भीतर ज्ञान दोनों से संबंधित है। नीति विज्ञान दृष्टिकोण क्या कहता है? नीति विज्ञान जो दृष्टिकोण है ये समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। क्या भाई मेरे? समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सामाजिक समस्याओं की पहचान करता है और उनका समाधान करता है। नीति जो विज्ञान दृष्टिकोण है एक क्या करता है भाई मेरे, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उन सामाजिक समस्याओं को खोजता है, उन सामाजिक समस्याओं को ढूंढता है और उन सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है नीति विज्ञान दृष्टिकोण। नीति विज्ञान जो दृष्टिकोण है ये बहुविषयक है। क्या है? बहुविषयक है। जो नीति विज्ञान दृष्टिकोण है यह राजनीति हो, समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, प्रशासन हो, कानून है, सभी में शामिल है। नीति विज्ञान जो दृष्टिकोण है इसको आप सभी विषयों में देखेंगे, या राजनीति में, समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, प्रशासन में, कानून में, सब जगह है। जो नीति विज्ञान जो दृष्टिकोण है ये मूल्य और तथ्यों दोनों पर ध्यान देता है। नीति विज्ञान जो दृष्टिकोण है ये निर्णय को केवल तथ्यों पर नहीं बल्कि मूल्यों पर भी आधारित करता है। नीति विज्ञान जो दृष्टिकोण है, कोई भी जो नीति है, कोई भी जो नियम है वो सिर्फ तथ्यों के ऊपर नहीं भाई मेरे, बल्कि जो भी नीति है, जो नियम है, उसके मूल्य क्या हैं, उन मूल्यों के अनुरूप भी उनको क्या करता है, देखता है और उनको शामिल करता है।
जो नीति विज्ञान दृष्टिकोण है नीति निर्माण में वैज्ञानिक विधियों की बात करता है। कहता भाई जो शासन प्रशासन में जो नीतियां हैं, जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं, उनको वैज्ञानिक तरीके से नीतियों को बनाना चाहिए। नीति निर्माण दृष्टिकोण कहता है कि भाई जब नीतियां बनाई जाए तो उसमें डाटा विश्लेषण, मॉडलिंग और पूर्वानुमान का प्रयोग करना चाहिए। नीति विज्ञान दृष्टिकोण कहता है कि भाई मेरे लोक प्रशासन में जब भी नीतियां बने या जब भी नीतियों को बनाया जाए तो नीतियों को बनाते समय हम लोगों को डाटा विश्लेषण, मॉडलिंग और पूर्वानुमान का प्रयोग करना चाहिए। नीति विज्ञान जो दृष्टिकोण है लोक प्रशासन में भविष्य दृष्टि की बात करता है। नीति विज्ञान दृष्टिकोण कहता है भाई मेरे नीति केवल वर्तमान समय के लिए नहीं बल्कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख के बनानी चाहिए। नीति विज्ञान दृष्टिकोण कहता है कि भाई मेरे कि लोक प्रशासन में जो भी नीतियां बन रही है उसको सिर्फ भविष्य को देख करके नहीं, वर्तमान को देख करके नहीं बल्कि भविष्य को देख करके नीतियां बनानी चाहिए। भाई जो भी नीति बनाओ उसको सिर्फ आज के बारे में सोच करके नहीं बल्कि हमारा भविष्य के बारे में सोच करके नीतियों को बनाना चाहिए। जो नीति विज्ञान जो दृष्टिकोण है लोक प्रशासन को नीति निर्माण का सक्रिय भागीदार बनाता है। जो नीति विज्ञान जो दृष्टिकोण है ये सरकार और समाज में बेहतर संबंधों की बात करता है। नीति विज्ञान जो दृष्टिकोण है कि भैया नीतियां बनाते समय हमें वैज्ञानिक तरीके से नीतियों को बनाना चाहिए। नीति विज्ञान जो दृष्टिकोण है ये समस्या की पहचान करता है, समस्या का समाधान करता है और समस्या यानी जो नीतियां बनाई गई हैं उनका मूल्यांकन करता है और नीतियों में बदलाव करने की भी बात करता है। नीति विज्ञान जो दृष्टिकोण है, समझ लो। तो मुझे लगता कि भाई मेरे नीति जो विज्ञान जो दृष्टिकोण है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके एग्जाम में भाई मेरे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे चैप्टर नंबर 10वां क्या रहेगा, पारिस्थितिक दृष्टिकोण। पारिस्थितिक दृष्टिकोण क्या देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो पारिस्थितिक जो दृष्टिकोण है लोक प्रशासन को उसके पर्यावरण के बारे में समझने में मदद करता है। यानी जो पारिस्थितिक दृष्टिकोण है हमें लोक प्रशासन में कह सकते हैं भाई हम इन्वायरमेंट को कैसे समझ सकते हैं, पर्यावरण को कैसे समझ सकते हैं, भाई मेरे पारिस्थितिक दृष्टिकोण कहता है। पारिस्थितिक जो दृष्टिकोण है यह लोक प्रशासन में खुली प्रणाली यानी ओपन सिस्टम की बात करता है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण कहता है कि भाई मेरे जो लोक प्रशासन है वह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक निवेश में निरंतरता की बात करता है। लोक प्रशासन को उसको भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में अलग करके नहीं समझा जा सकता। ये कौन कहता है, प्रशासनिक दृष्टिकोण कहता है। जो प्रशासनिक दृष्टिकोण है प्रशासन की रचना, कार्य प्रणाली को समझने के लिए पर्यावरण का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। भाई मेरे जब तक हम पर्यावरण को नहीं समझेंगे तब तक हम किसी प्रणाली को समझ नहीं सकते हैं। ये पारिस्थितिक दृष्टिकोण कहता है। पारिस्थितिक जो दृष्टिकोण है यह लोक प्रशासन को उसकी भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति को समझने में मदद करता है। जो पारिस्थितिक दृष्टिकोण है भाई मेरे अगर मैं बात करूं तो पारिस्थितिक जो दृष्टिकोण है ये हमें भूगोल के बारे में, जलवायु के बारे में और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में समझने में मदद करता है। पारिस्थितिक जो दृष्टिकोण है ये हमको बताता कि भाई हमें लोक प्रशासन में सबसे पहले भूगोल को समझना जरूरी है, जलवायु को समझना जरूरी है, प्रकृति को समझना जरूरी है। जो प्रशासनिक दृष्टिकोण जो पारिस्थितिक जो दृष्टिकोण है यह बताता कि हमें परंपराएं, मूल्य, धर्म, भाषा को समझना बहुत जरूरी है। पारिस्थितिक जो दृष्टिकोण है हमें समाज, वर्ग, जाति, जनसंख्या को समझने की बात करता है। जो प्रशासनिक दृष्टिकोण है ये शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था, नेतृत्व को समझने की बात करता है। जो प्रशासनिक दृष्टिकोण है ये कहता है भैया जो कृषि है परंपरागत कृषि प्रधान है। जैसे प्रशासनिक दृष्टिकोण ने कहा कि भैया जो एग्रिया समाज है, प्रशासनिक दृष्टिकोण ने कहा भाई मेरे जो एग्रिया समाज है यहाँ पर पारंपरिक कृषि प्रधानता है। इंडियाज जो समाज है ये आधुनिक औद्योगिक है। दोनों के बीच की व्यवस्था को हम लोग एक प्रकार से पैट्रिजियम समाज कहा जाता है। तो पारिस्थितिक दृष्टिकोण कहता है भाई मेरे हमारा जो समाज है वो कृषि वाला समाज है और जो कृषि वाला समाज था बाद में ही औद्योगिक समाज बन गया, उद्योग धंधे लग गए। ठीक है, बता रहा है।
पारिस्थितिक जो दृष्टिकोण हमको बताता भाई हम कैसे कृषि को समझ सकते हैं, हम कैसे उद्योगों को समझ सकते हैं, इन चीज़ों को समझने में हमारा मदद करता है। जो पारिस्थितिक दृष्टिकोण है ये प्रशासन और पर्यावरण के बीच में दोनों के संबंधों को बताता है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण, पारिस्थितिक जो दृष्टिकोण है ये स्थानीय जरूरतों को समझने में मदद करता है। पारिस्थितिक जो दृष्टिकोण है सुधारों में पर्यावरण को ध्यान में रखने की बात करता है। जो पारिस्थितिक दृष्टिकोण है ये लोक प्रशासन में पर्यावरण को ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भाई मेरे कह सकते जो पारिस्थितिक दृष्टिकोण कहता है कि लोक प्रशासन यानी शासन प्रशासन को अपने इन्वायरमेंट, अपने पर्यावरण का ध्यान में रखना भाई मेरे बहुत ज़्यादा जरूरी है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण कहता है कि जब कोई भी नीति बन रही हो, जब कोई भी नियम बन रहा हो तो हमें अपने पर्यावरण को ध्यान में रखना जरूरी है। सरकार जब भी कृषि को लेकर के नियम कानून बनाए तब हमें पर्यावरण को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और जब उद्योग धंधों को लेकर के नियम कानून बनाए जाते हैं तो उस समय हमारे इन्वायरमेंट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। भाई आप सबने सुना जानते होंगे ना कि भाई जैसे जैसे उद्योग धंधे लग रहे हैं, जैसे जैसे कंपनियां लग रही हैं, वैसे वैसे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो पारिस्थितिक दृष्टिकोण कहता है कि नियम कानूनों को बनाते समय हमें अपने पर्यावरण को बचाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पर्यावरण हमारे लिए भाई मेरे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही कौन कहता? पारिस्थितिक दृष्टिकोण इसी बात को कहता है। पारिस्थितिक जो दृष्टिकोण है इस बात को कहता है और इस बात को मानता है कि भाई मेरे कि जब नियम कानून बनाए जा रहे हैं तो नियम कानूनों को बनाते समय हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो जलवायु है, ठीक है, जो नियम कानून बनाए जाएं उनमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण की भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर हम उद्योग धंधे लगा रहे हैं तो उद्योग धंधों को लगाते समय हम लोगों को अपने इन्वायरमेंट का ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्यावरण को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट और अगर पर्यावरण का ध्यान में नहीं रखेंगे तो भाई मेरे हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। रीगन मॉडल क्या है? अभी जो मैं आपको बता रहा था ना ये सारा रीगन मॉडल ही है। इसमें जैसे पारिस्थितिक दृष्टिकोण में रीगन मॉडल की बात की है तो रीगन मॉडल भैया जो है एग्रीकल्चर की बात करता है, कृषि प्रधान की बात करता है, आधुनिक उद्योगों की बात करता है और दोनों के बीच में संबंधों की बात जो करता है रीगन मॉडल करता है। जो रीगन मॉडल है फार्मल और इंटर फार्मल संस्थाओं की बात करता है, ठीक है, और विभ्रम की बात करता है, ओवरलैपिंग की बात करता है। इन सब की बात कौन करता है? रीगन मॉडल करता है। अगर मैं बात करूं पारिस्थितिक दृष्टिकोण में जो रीगन मॉडल है, रीगन मॉडल कह सकते भाई एग्रीकल्चर जो सेक्टर है और जो कह सकते एक प्रकार से इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, दोनों को समझने में हमको मदद करता है। कहता है कि दोनों जरूरी हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर भी इम्पोर्टेंट है और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंडस्ट्री को लगाते समय हमें अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंट बहुत जरूरी भाई मेरे, और शासन प्रशासन को भी नियमों को कानूनों को बनाते समय हमारे इन्वायरमेंट को ध्यान में रखना भाई मेरे बहुत जरूरी है। यही हमारा पारिस्थितिक दृष्टिकोण है कि भाई मेरे पर्यावरण को बचाना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे क्या रहेगा? चैप्टर नंबर 11वां क्या रहेगा? नवीन लोक प्रशासन क्या है? भाई मेरे नवीन लोक प्रशासन क्या होता है? देखिएगा अगर मैं नवीन लोक प्रशासन की बात करूं तो भाई मेरे जो नवीन लोक प्रशासन है ना यह 1960 और 1970 के दशक में आया है नवीन लोक प्रशासन, ठीक है। और जो नवीन लोक प्रशासन है ये अमेरिका में आया था। कहाँ पर आया था जी? अमेरिका में आया था। और जो नवीन लोक प्रशासन है यह प्रशासन की कठोरता, यांत्रिक और मूल्य निरपेक्ष प्रणाली की आलोचना करता है, यानी कहता है कि प्रशासन में कठोर नियम कानून नहीं बनने चाहिए। जो नवीन लोक प्रशासन है यह प्रशासन को मानव केंद्रित रखने की बात करता है कि जो प्रशासन है वो लोकतांत्रिक हो, प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी हो और प्रशासन में लोगों को न्याय मिले, इस प्रकार का प्रशासन होना चाहिए। यह जो लोक प्रशासन को केवल क्या है से हटा करके देखने की मांग करता है। नवीन लोक प्रशासन 1960-1970 के दौर में अमेरिका में आया है
जो कठोर नियम कानूनों की आलोचना करता है और कहता है कि क्या होना चाहिए, इसकी बात करता है कि प्रशासन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। यही नवीन लोक प्रशासन है। 1960 और 70 के दौर में अगर आप देखो भैया, अमेरिका में नस्ल के आधार पर यानी गोरे और काले के आधार पर अगर आप देखो भाई, अमेरिका में बहुत भेदभाव होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से भाई मेरे हमारे देश में जाति के आधार पर भेदभाव होता, छुआछूत होता है, उसी प्रकार से अमेरिका में नस्लीय भेदभाव था। आप लोगों ने देखा ना कि अमेरिका में कुछ लोग जो काले काले होते हैं, कुछ लोग गोरे गोरे होते हैं। तो भैया जो गोरे गोरे अंग्रेज होते हैं वो लोग भैया काले काले अंग्रेजों के साथ भेदभाव करता है। जैसे हमारे यहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव होता ना, उसी प्रकार से जी अमेरिका में ना काले और गोरे के आधार पर भेदभाव होता है। तो अमेरिका में भैया भाई मेरे 1970 और 1960 के दौर में अगर आप देखोगे तो नस्लीय भेदभाव, बेरोजगारी, गरीबी और वियतनाम युद्ध जैसे मुद्दों के कारण जनता में असंतोष था। प्रशासन अमेरिका का निष्क्रिय था और जनता से दूरी बनी हुई थी। इसी कारण से कह सकते कि अमेरिका में नवीन लोक प्रशासन का जन्म हुआ है, जो प्रशासन को सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाता है। यानी नवीन लोक जो प्रशासन है, कहता कि जो हमारा प्रशासन है वो जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जनता के प्रति उसका उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। नवीन लोक प्रशासन कहता भाई मेरे कि जो हमारा प्रशासन है वो जनता के प्रति जवाबदेह हो, जनता के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। कौन कहता है? नवीन लोक प्रशासन कहता है। नवीन लोक प्रशासन जो प्रशासन को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहता भाई मेरे, जो नवीन लोक प्रशासन है प्रशासन को उत्तरदायी बनाना चाहता है, यानी रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहता है कि भाई प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए जनता के प्रति। नवीन लोक प्रशासन जो है सामाजिक न्याय की बात करता है। नवीन लोक प्रशासन कहता है कि भैया कि सामाजिक न्याय को प्रशासन का मूल तत्व है। हमारे प्रशासन में जो भी नियम कानून बन रहे हैं उनका अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए भैया समाज में हमारे लोगों को न्याय मिले। नवीन जो लोक प्रशासन है ये प्रशासन को नैतिकता और मानवीय मूल्यों से जोड़ता है। नवीन जो लोक प्रशासन वो कहता कि जो हमारा प्रशासन है इनमें नैतिकता होनी चाहिए और इनमें मूल्य होने चाहिए। नवीन लोक प्रशासन जो है नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को बढ़ाना चाहता है। यानी जो नवीन लोक प्रशासन है कहता है कि भाई जो भी नियम कानून बन रहे हैं उनमें जनता की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। कौन बताता भाई मेरे? नवीन लोक प्रशासन कहता है। जो नवीन लोक प्रशासन है ये कहता है कि दक्षता के साथ साथ मानवीय गरिमा की बात करता है कि भैया शासन प्रशासन में लोगों की गरिमा का भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कौन कहता भाई? नवीन लोक प्रशासन। अगर नवीन लोक प्रशासन की बात करूं तो भाई मेरे जो नवीन लोक प्रशासन है सामाजिक न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय पर बल देता है। नवीन लोक प्रशासन मूल्य आधारित दृष्टिकोण है। नवीन लोक प्रशासन प्रशासन में लचीलेपन की बात करता है। नवीन लोक प्रशासन जनता की भागीदारी की बात करता है। नवीन लोक प्रशासन सिर्फ नियमों की बात नहीं बल्कि जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसकी बात करता है। नवीन लोक प्रशासन कहता कि कठोर नियम कानून नहीं होने चाहिए बल्कि जनता के लिए लचीले नियम कानून बनाओ। नवीन लोक प्रशासन में जो वंचित लोग हैं, जो आदिवासी है, जो दलित है, जो SC ST है, उनके लिए न्याय मिलना चाहिए। ऐसा हमारा शासन प्रशासन होना चाहिए। नवीन लोक प्रशासन कहता है कि भाई मेरे जो वंचित समाज है, जो दलित है, आदिवासी है, OBC है, SC ST है, इनको प्रशासन में न्याय मिले, ऐसा हमारा प्रशासन होना चाहिए। ये नवीन लोक प्रशासन है। नवीन लोक प्रशासन को नैतिकता, समानता और मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ करके देखता है। उसी को हम लोग भाई मेरे बोलते हैं नवीन लोक प्रशासन। अगर मैं नवीन लोक प्रशासन की बात करूं तो नवीन लोक प्रशासन जो है ये प्रशासन को रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी, संवेदनशील और जनता के लिए हितकारी बनाने की बात करता है। नवीन लोक प्रशासन सामाजिक न्याय, उत्तरदायित्व और नैतिकता से जोड़ता है प्रशासन को। कहता कि प्रशासन का काम जनता की भलाई के लिए काम करना है। भाई जो हमारा शासन प्रशासन है उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? जनता के लिए भलाई का काम करना है। कौन बताता है? नवीन लोक प्रशासन ने इस प्रकार की बातें कही हैं। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखिएगा। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 12वां क्या रहेगा? चैप्टर नंबर जो 12 क्या है?
लोक चयन उपागम, जिसमें हम लोग भाई मेरे लोक चयन उपागम की बात करेंगे। तो देखिएगा, अगर मैं लोक चयन उपागम की बात करूं तो यह अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत को मिला करके लोक प्रशासन का अध्ययन करता है। यानी जो लोक चयन उपागम है, ये कह सकते हो भाई मेरे इकोनॉमी और कह सकते हो और पॉलिटी दोनों को मिला करके बात करता है। यानी जो लोक चयन उपागम है, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान को मिला करके लोक प्रशासन की बात करता है। जो लोक चयन उपागम है, यह बताता कि लोक प्रशासन में अधिकारी भी व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित हो सकता है। उन्हें भी उसी तरह से समझना चाहिए जब हम बाजार में उपभोक्ता और विक्रेता को समझते हैं। कहते भैया कि जो लोक चयन उपागम हमको बताता है कि जो शासन प्रशासन में जो अधिकारी है ना, अधिकारी भी भैया क्या हो सकता है कि किसी से स्वार्थी हो सकता है। ये बता रहा है लोक चयन उपागम। लोक चयन उपागम हमको बताता है कि शासन प्रशासन में जो अधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, IAS IPS अधिकारी होते हैं, वह भी लालची हो सकते हैं और कभी कभी वह लोग भी अपने निजी हितों की बात करते हैं। लोक चयन उपागम बताता कि जो प्रशासन में जो निर्णय लिए जाते हैं वो जनता के हित में नहीं, बल्कि कभी जो अधिकारी होता ना, अपने लालच में आकर के और अपने भलाई के लिए भी कभी कभी निर्णय ले लेता है। लोक प्रशासन में जो भी डिसीजन लिया जाता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा जनता की भलाई के लिए भैया हो रहा हो। कभी कभी जो लोक प्रशासन में जो डिसीजन होता है, जो नियम कानून होते हैं, कभी कभी अधिकारी अपने लालच में आकर के, अपने फायदे में आकर के कभी कभी लोक प्रशासन में भी काम किए जाते हैं। ये लोक चयन उपागम बताता है। लोक चयन जो उपागम है यह 1960 के दशक में आया। कब आया? लोक चयन उपागम कब आया था भाई मेरे? 1960 के दशक में आया। यह कहाँ आया था भाई? अमेरिका में आया था लोक चयन उपागम। लोक चयन उपागम हमको बताता है कि लोक प्रशासन जो है यह राज्य केंद्रित है और इसमें आदर्शवाद की इन्होंने आलोचना की है। कहा कि भाई मेरे जो लोक चयन उपागम बताता कि जो लोक प्रशासन है ना, इसमें व्यक्तिवाद, चुनाव, बाजार इनकी बात करता है। लोक चयन उपागम जो है बताता कि भाई मेरे कि शासन प्रशासन में जो अधिकारी होता है ना, वो अधिकारी का भाई मेरे कभी कभी ना निजी लाभ की बात करता है। अगर आप देखो जो अधिकारी होते हैं लोक प्रशासन में, कभी कभी वो लालची हो जाते हैं, कभी कभी स्वार्थी हो जाते हैं, कभी कभी अपनी स्वार्थ में आकर के वो लोग कोई भी निर्णय ले लेते हैं। लोक प्रशासन में जो अधिकारी होते हैं प्रशासन में, लोक चयन उपागम बताता है कि जैसे हम बाजार को समझते हैं उसी प्रकार से हमें अधिकारियों को भी समझना चाहिए। जिस प्रकार से बाजार मार्केट अपनी भलाई के लिए काम करता है, उसी प्रकार से जो अधिकारी है वो भी अपने फायदे के लिए कभी कभी काम करते हैं। कभी कभी अधिकारी भी भैया मेरे पैसा के चक्कर में, लालच में आकर के कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय ले लेता जो अधिकारी होता है। और लोक चयन उपागम बताता है कि भाई सरकार की न्यूनतम भूमिका है। यह दृष्टिकोण कहता कि सरकार की भूमिका सीमित है, लेकिन कभी कभी जो अधिकारी होता अपने लालच में आकर के या कभी बिक जाता है, कभी पैसे की लालच में आकर के कोई भी डिसीजन ले लेता है जिसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि लोग सरकार से छिप करके अपना फायदा अधिकारी पूरा करता है। लोक चयन उपागम बताता कि निजीकरण में कंपटीशन है। लोक चयन उपागम बताता कि जो निजी क्षेत्र है, जो ठेकेदारी प्रणाली है, यानी लोक चयन उपागम बताता कि हमें भी भाई जो निजीकरण है, जो प्राइवेटेशन है और ठेकेदारी प्रणाली को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बढ़ावा देता है। लोक चयन उपागम हमको बताता है कि लोक भागीदारी होनी चाहिए। नागरिकों की प्रशासन में भागीदारी पर जोर कौन देता है? लोक चयन उपागम देता है। लोक चयन उपागम बताता कि भाई मेरे कभी कभी जो अधिकारी होता ना, वो अपने फायदे में या लालच में आकर के या पैसे के चक्कर में आकर के कभी कभी और कोई भी डिसीजन या कोई भी निर्णय ले लेता है या कोई भी नियम बना देता है। तो कभी कभी अधिकारी गण भी लालची हो जाते हैं, कभी कभी किसी के झांसे में आ जाते हैं, कभी कभी अधिकारी भी भाई मेरे स्वार्थी हो जाता है। यही लोक चयन उपागम बताता है।
लोक चयन उपागम बताता कि जैसे बाजार अपने फायदे के लिए काम करता है, जैसे बाजार अपना फायदा देखता है, उसी प्रकार से हमारे जो अधिकारी होते हैं वह भी कभी कभी अपने फायदे के लिए देखते हैं, और अधिकारी भी भाई मेरे कभी कभी सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है। इस बात को हमें कौन बताता है? लोक चयन उपागम बताता है। तो मुझे लगता है लोक चयन उपागम इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भाई मेरे यह पूछा जा सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे क्या रहेगा? लोकहित दृष्टिकोण। ये आखिर लोकहित दृष्टिकोण क्या? देखो, लोक प्रशासन में, लोक प्रशासन का भाई मुख्य उद्देश्य होता भैया जनता के लिए काम करना, जनता के लिए भलाई का काम करना, यही लोक प्रशासन का भाई मेरे मुख्य उद्देश्य है। लोकहित क्या है? समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाना ही और सुविधाएं देना ही भैया क्या होता भाई? लोकहित होता है। लोकहित का मतलब होता है समाज का जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके लिए अच्छा हो, ना कि कुछ व्यक्तियों के लिए अच्छा हो। यानी लोक प्रशासन का भैया काम ही है कि जनता के लिए भलाई के लिए काम करना। यही है भाई मेरे लोकहित दृष्टिकोण। लोकहित दृष्टिकोण हमको बताता है कि जिसे समाज के सभी सदस्यों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिसे प्राप्त करने की दिशा में प्रशासन काम करता है। भैया जो शासन प्रशासन है ना, उसका मुख्य उद्देश्य यही होता कि भाई मेरे जनता की भलाई हो, जनता का ज्यादा से ज्यादा भला हो, यही हमारे शासन प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। जनता का भाई, जनता को किसी प्रकार की समस्या ना हो, जनता को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, यही प्रशासन की मुख्य जिम्मेदारी है। ठीक है। अगर आप देखेंगे लोकहित दृष्टिकोण बताता है कि भाई जनता को समान मानना चाहिए, जनता के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करो। लोकहित दृष्टिकोण बताता है। लोकहित दृष्टिकोण बताता है कि भाई जो भी प्रशासन काम करे, जनता की भलाई को देख करके हम लोगों को काम करना है। हमारा जो शासन प्रशासन है वह अगर किसी प्रकार का काम कर रहा है या किसी प्रकार के काम कर रहा है तो भाई मेरे जिसमें जनता का भला हो उसी प्रकार के कामों को करिए। हर काम को करते समय जनता का हित को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रशासन जो भी काम कर रहा है सबसे पहले जनता के फायदे की बात करे। लोकहित दृष्टिकोण बताता है कि भाई प्रशासन को हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। लोकहित दृष्टिकोण बताता है कि भैया जो प्रशासन है वह हमेशा जनता की भलाई के लिए काम करे, लेकिन जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो प्रॉब्लम है, उन समस्याओं का समाधान किसको करना चाहिए? प्रशासन को करना चाहिए। कह सकते हैं लोक प्रशासन में जो है लोकहित जो दृष्टिकोण है, जनता की जरूरतों को ध्यान में रख करके जो बात करता है लोकहित दृष्टिकोण है। जो लोकहित दृष्टिकोण है ये कहता भैया जैसे मनरेगा है, आरटीआई है, ये सारी योजनाएं जो है जनता की भलाई के लिए हैं, इन योजनाओं को बढ़ावा मिलना चाहिए। लोकहित जो दृष्टिकोण है वो जनता के लिए आरटीआई, जन सुनवाई, लोकपाल की बात करता है। जो लोकहित दृष्टिकोण है वो कहता कि शासन प्रशासन में जनता की बातों को ज्यादा से ज्यादा सुना जाना चाहिए। लोकहित दृष्टिकोण कहता है कि जनता की उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरना चाहिए। लोकहित जो दृष्टिकोण है वो जनता को ध्यान में रख करके नीतियों को, नियमों को बनाने की जो बात करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे? लोकहित दृष्टिकोण कहा जाता है। और मुझे लगता है कि भाई मेरे अगर लोकहित दृष्टिकोण आएगा तो जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इन्हीं चीजों को आपको क्या करना है? अच्छे से पॉइंट बना करके क्या कर देना है? एग्जाम में लिख देना है। ठीक, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे क्या रहेगा? चैप्टर नंबर 14वां क्या रहेगा? नवीन लोक प्रशासन दृष्टिकोण। अगर मैं नवीन लोक प्रशासन दृष्टिकोण की बात करूं तो भाई मेरे जो नवीन लोक प्रशासन जो दृष्टिकोण है यह कह सकते 1980 के दौर में आया है। कब आया है? 1980 के दशक में नवीन लोक प्रशासन दृष्टिकोण आया है। ठीक है। जो ब्रिटेन और अमेरिका में शुरू हुआ था नवीन लोक प्रशासन दृष्टिकोण। नवीन लोक प्रशासन जो दृष्टिकोण है ये लोक प्रशासन से हट करके प्रबंधकीय सोच, निजी क्षेत्र की दक्षता और परिणाम पर आधारित है और उत्तरदायित्व पर जोर देता है। जो नवीन लोक प्रशासन जो दृष्टिकोण है ये प्रशासन को एक व्यवसाय की तरह चलाने की बात करता है। भाई मेरे जो नवीन लोक प्रशासन दृष्टिकोण है ना, ये कह सकते प्रशासन को एक व्यवसाय की तरह चलाने की बात करता है। जो कहता कि भैया मेरे प्रशासन कुशल होना चाहिए, प्रशासन में प्रतियोगिता होना चाहिए,
और प्रशासन को नागरिकों को ग्राहक मान करके काम करना चाहिए। नवीन लोक प्रशासन कहता है कि भाई मेरे प्रशासन को एक व्यवसाय बना लो, और प्रशासन जो है वो नागरिकों को ग्राहक समझ करके प्रशासन को काम करना चाहिए। नवीन लोक प्रशासन है। और जो नवीन लोक प्रशासन है, कह सकते भाई मेरे, ये दक्षता बढ़ाने की बात करता है। क्या कहता है? नवीन लोक प्रशासन कम संसाधनों में अधिक लाभ कमाना चाहता है। क्या? नवीन लोक प्रशासन जो है कम संसाधनों में अधिक काम करना चाहता है। नवीन जो लोक प्रशासन है निजी क्षेत्र के लिए काम करना चाहता। कहता कि जैसे प्राइवेट सेक्टर काम करते हैं वैसे शासन प्रशासन को भी काम करना चाहिए। ये नवीन लोक प्रशासन कहता है। नवीन लोक प्रशासन परिणामों पर ध्यान देता है। नवीन लोक प्रशासन कहता है कि भैया जनता को एक प्रकार से कस्टमर समझ के, ग्राहक समझ के हमें काम करना चाहिए। नवीन लोक प्रशासन है। नवीन जो लोक प्रशासन है नागरिकों को ग्राहक मान करके काम करने की बात करता है। भैया नागरिकों को ग्राहक मान लो, ठीक है, कस्टमर मान के काम करो। नवीन लोक प्रशासन कहता कि हमें भाई मेरे प्रशासन को उत्तरदायी बनाना है। ये नवीन लोक प्रशासन है। नवीन लोक प्रशासन जो है भाई मेरे ये सेवाओं की ऑनलाइन बात करता है। कहता है कि भाई जो प्रशासन है उसको ऑनलाइन में आ जाना चाहिए, ऑनलाइन में आ जाओ। नवीन लोक प्रशासन जो है निजी क्षेत्रों से कार्य देना चाहता है। नवीन लोक प्रशासन है निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहना है। नवीन लोक प्रशासन है ये निजीकरण को यानी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहता है। नवीन लोक प्रशासन जो है सरकारी नियंत्रण को खत्म करके, सरकारी चीजों को खत्म करके प्राइवेट चीजों को लाना चाहता है। नवीन लोक प्रशासन है। नवीन लोक प्रशासन कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है। नवीन लोक प्रशासन कह सकते भैया कम से कम खर्चा करो और ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता पाओ। नवीन लोक प्रशासन है। नवीन लोक प्रशासन जो है लक्ष्य आधारित काम करना चाहता है। नवीन लोक प्रशासन कहता है कि अगर हमें को कोई भी काम करना है तो हमें लक्ष्य बना करके, टारगेट बना करके काम करना चाहिए। जो नवीन लोक प्रशासन है जनता की जरूरतों के अनुसार काम करना चाहता है। नवीन लोक प्रशासन कहता कि भाई मेरे हम लोगों को जनता की जैसी जरूरत है, जनता को जैसी आवश्यकता है उसी प्रकार से हमको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। एक किसका मानना भाई मेरे? नवीन लोक प्रशासन का मानना है। तो नवीन लोक प्रशासन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर है भाई मेरे, चैप्टर नंबर 15 क्या रहेगा? सुशासन उपागम क्या है? देखो सुशासन उपागम का मतलब होता है अच्छा शासन, ठीक है। यानी जो हमारा प्रशासन है उसका अंतिम उद्देश्य होना चाहिए भैया जनता को अच्छे से अच्छा शासन उपलब्ध कराइए। सुशासन मतलब अच्छा शासन। सुशासन का मतलब ये समझ लिए कि लोक प्रशासन में कहा जाए कि जो हमारा प्रशासन है उसको जनता को सड़क की सुविधा, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, ठीक है, पुल की सुविधा, यानी कहता कि जो भाई मेरे सुशासन उपागम कहता कि जनता को अच्छे से अच्छा शासन, बेहतर से बेहतर शासन उपलब्ध हमको करवाना चाहिए। प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जनता के लिए अच्छे से अच्छा काम करे, बेहतर से बेहतर काम करे। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जनता तक सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब की जो पहुंच है वो जनता तक होनी चाहिए। ये सुशासन उपागम है। सुशासन का मतलब होता है भैया मेरे सुंदर शासन, अच्छा शासन, बेहतर शासन। तो सुशासन उपागम कहता है कि भाई लोक प्रशासन का अंतिम उद्देश्य है और सरकार और लोक प्रशासन को मिल करके, यानी सरकार और शासन को मिल करके जनता के लिए अच्छे से अच्छा शासन चलाना चाहिए जिससे जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले। जनता को सड़क की सुविधा मिले, जनता को पानी की सुविधा मिले, जनता को पुल की सुविधा मिले, जनता को तमाम सरकारी योजनाओं की सुविधा मिले। सरकार और मिल करके जनता के लिए अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर भाई मेरे क्या चलाना चाहिए, शासन चलाना चाहिए। यानी हमारा सुंदर शासन होना चाहिए, बेहतर शासन होना चाहिए जहां पर जनता को तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध हों। हमें इस प्रकार से शासन को चलाना चाहिए। या प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जनता को अच्छा शासन दे, जनता को बेहतर शासन दे। यही है भाई मेरे सुशासन उपागम है। अगर मैं बात करूं सुशासन जो उपागम है इसी की बात करता है। देखिएगा अगर मैं 16वें चैप्टर की बात करूं तो मुझे नहीं लगता भाई मेरे 16वें चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उत्तर आधुनिकता दृष्टिकोण मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है।
चलिए हम लोग अगला चैप्टर कर लेते हैं जो अगला इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा चैप्टर है भैया, आखिरी चैप्टर क्या रहेगा, नारी दृष्टिकोण। देखो नारी दृष्टिकोण बताता भैया जो हमारा शासन प्रशासन है ना, उसमें महिलाओं की नज़र से बात करता है कि शासन प्रशासन में भी महिलाओं को बराबर अधिकार मिले, बराबर चीज़ें मिले। जितना शासन प्रशासन में महिलाओं को अधिकार मिला है उतना ही महिलाओं यानी पुरुषों, जितना पुरुषों को अधिकार मिला उतना महिलाओं को अधिकार मिले। यानी नारीवादी दृष्टिकोण लोक प्रशासन में कहता है कि शासन प्रशासन में जितने अधिकार पुरुष को मिले हैं भैया उतना अधिकार महिला को मिले। महिला पुरुष के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये नारीवादी दृष्टिकोण मानता है। और नारीवादियों का मानना है कि सरकार को या शासन को यानी किसी प्रकार का महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो कानून पुरुषों के लिए बने हैं वही कानून महिलाओं के लिए भी बनने चाहिए। अगर पुरुषों को संपत्ति का अधिकार है तो भैया महिला को भी संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। अगर शासन प्रशासन में पुरुष भूमिका निभा रहे हैं तो महिलाओं की भी जिम्मेदारी शासन प्रशासन में होनी चाहिए। प्रशासन को यानी हमारा जो प्रशासन है उसे कभी भी लिंग के आधार पर, महिला पुरुष के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये नारी दृष्टिकोण प्रशासनिक दृष्टिकोण को बताता है। शासन प्रशासन में नारी दृष्टिकोण बताता है कि भाई मेरे महिलाओं को ध्यान में रख करके हमें नीति बनानी चाहिए, हमें नियम बनाने चाहिए। अगर हम जो भी नियम बना रहे हैं, हम जो भी नीतियां बना रहे हैं उसमें महिलाओं को ध्यान में रखना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग कोई भी नीतियां बना रहे हैं, अगर आप लोग कोई भी नियम बना रहे हैं तो हर नीति को बनाते समय, हर नियमों को बनाते समय महिलाओं को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऐसी नीतियां बने, ऐसे नियम बने जिसमें महिलाओं को स्वतंत्रता, समानता सभी चीज़ें मिले और महिलाओं को ध्यान में रख करके ही हमें किसी प्रकार की नीति और नियम और कानूनों को बनाना चाहिए। हर कानून में महिलाओं को प्राथमिकता मिले या पुरुषों के बराबर तो दर्जा तो अवश्य ही महिलाओं को मिलना चाहिए। शासन प्रशासन में किसी प्रकार का जेंडर के आधार पर यानी स्त्री पुरुष यानी महिला पुरुष के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही है भाई मेरे नारी सिद्धांत और यह नारीवादी दृष्टिकोण यही है जो शासन प्रशासन में महिला पुरुष की समानता की बात करता है और महिलाओं और पुरुषों में बराबरी की जो बात करता है वही हमारा क्या भाई मेरे नारीवादी दृष्टिकोण है। और मुझे लगता है नारीवादी जो दृष्टिकोण है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अगर मैं बात करूं तो इस भाई बुक में जितने चैप्टर थे लगभग मैंने आपको सारे बताए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो चैप्टर है वो मैं पहले पढ़ा चुका हूं। आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं आपको वीडियो जरूर दे दूंगा। और इस वीडियो में लगभग बाकी जो बचे हुए चैप्टर थे सारे चैप्टर को मैंने जरूर बताया है, इंपॉर्टेंट आपको जरूर बताएं। मैंने पॉइंट बता दिए हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है। इसी के आधार पर आप अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और आपका एग्जाम कैसे गया ये मुझे आप जरूर बताइए भाई मेरे, जितना इंपॉर्टेंट था और जितना मैं बता सकता था। क्योंकि अगर आप बात करूं तो भाई काफ़ी रात हो चुकी है, हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के कमेंट भी आए थे। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो क्लास करवाना भी ज़रूरी था क्योंकि यूट्यूब पर और कहीं क्लास अवेलेबल भी नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को मैंने ज़रूर बताया है और कम समय में कह सकते लगभग 1 घंटे के आसपास मैंने जितना मैं समझा सकता था, जितना मैं बता सकता था उतना मैंने समझाने और बताने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लोगे ना तो आप लोग अच्छे से एग्जाम को लिख पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आपका एग्जाम भाई मेरे आसानी से पास हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, इतना करके जाइएगा और बाकी एग्जाम आपका कैसे गया जरूर बताना।